डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आप लोगों के लिए अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9। एक बार मुझे सब लोग बता दो, सबको आवाज आ रही है प्रॉपरली, सबको वीडियो दिखाई दे रही है प्रॉपरली? यस, ग्रेट। चैप्टर नंबर 9 आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो दिया है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से नहीं बोलकर तो भी आपको 4 से 5 एमसीक्यूज तो कंपलसरी आते ही आते हैं। मतलब बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर और इसके जो एप्लीकेशंस हैं, अगर हम दोनों चैप्टर्स को मिला दें तो अप्रोक्सीमेटली 6 एमसीक्यूज आपको ये दोनों चैप्टर्स से कंबाइन आते हैं। यानी कि 20 से 24 मार्क्स आपका इस चैप्टर में से सिक्योर हो सकता है। इसीलिए इस चैप्टर के हम ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और आपको भी अपना ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि आपके एमसीक्यूज रॉन्ग नहीं होने चाहिए। तो आंसर करते वक्त ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और फिर आंसर करना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपना फर्स्ट एमसीक्यू। Stirred tank bioreactors have been designed for dash। स्टरिंग मतलब क्या होता है? गोल 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 घुमाना। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को जब हम शेक करते हैं या उसको स्टर करते हैं, तो हम क्यों स्टर करते हैं? ताकि एयर सप्लाई होते रहे। एयर में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन, जिसकी वजह से एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ अच्छे से होती है। तो स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स क्यों डिजाइन किए गए हैं? प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने के लिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए, एनारोबिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए, या अवेलेबल ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए? बताओ आंसर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one is a true statement regarding DNA polymerase used in PCR? डीएनए पॉलीमरेज के बारे में हमको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा बताया गया है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से क्या हम लाइगेशन करते हैं? इट इज यूज्ड टू लाइगेट। लाइगेट करना यानी ज्वाइन करना। क्या हम पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से ज्वाइनिंग करते हैं? नहीं। क्या ये सिलेक्टेबल मार्कर है? नो। क्या ये हम किसी वायरस से आइसोलेट करते हैं? नहीं, ये हम एक बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस। क्या ये हाई टेम्परेचर पे एक्टिव रहता है? यस। ये एक ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए इसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए, चिल्ड इथेनॉल इज एडेड टू डैश। अब आप लोगों के कॉलेज के प्रैक्टिकल्स में ये करवाया गया है। किसी के कॉलेज में ऑनियन का, किसी के कॉलेज में ऑरेंज का, किसी के कॉलेज में बनाना, स्पिनच, अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स का आपको डीएनए आइसोलेशन सिखाया होगा। तो जब आप उसमें चिल्ड इथेनॉल डालते हो तो आपको ऊपर ऊपर व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हुए दिखाई देता है, वही आपका डीएनए है। तो चिल्ड इथेनॉल क्यों डाला जाता है आपके आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट के केमिकल्स में? टू प्रेसिपिटेट डीएनए, डीएनए को सेपरेट आउट करने के लिए, प्रेसिपिटेट करने के लिए। करेक्ट। नेक्स्ट। इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन इन प्लांट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश। इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है? पीसीआर प्रोसेस। मतलब हम क्या कर रहे हैं? मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं। इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी में, और क्लोन करना मतलब मल्टीपल कॉपीज बनाना। तो मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से मल्टीपल कॉपी नहीं बनता। इलेक्ट्रोफोरेसिस से सिर्फ डीएनए सेपरेशन होता है। माइक्रोस्कोपी से हम सिर्फ चीजों को डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। पीसीआर प्रोसेस और रैपिड यानी आरएपीडी, ये दो प्रोसेस ऐसे हैं जो हमको मल्टीपल क्लोन्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन का मतलब समझो, वर्ड्स का मीनिंग समझ गया तो आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट। द टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश। अभी कुछ सेकंड्स पहले ही मैंने इस बैक्टीरिया का नाम लिया था। टैक पॉलीमरेज एंजाइम हम कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं? बैसिलस सेटिलिस, सुडोमोनास पिटिडा, थर्मस इक्वेटिकस, या थायोबैसिलस फेरोक्सिडो, क्या है? फेरोक्सिडांस। बहुत सिंपल है, ये मैंने अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले बताया। डीएनए पॉलीमरेज के पास हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने की कैपेसिटी होती है, और ये हमको मिलता है एक स्पेशल बैक्टीरिया दैट इज थर्मस एक्वेटिकस से, राइट? तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। चल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग? बताओ।
Which of the following is not a component of downstream processing? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब आप अभी प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, अपस्ट्रीम प्रोसेस यानी कि आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल चुका है। तो डाउनस्ट्रीम में हम अपने मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं। एक्सप्रेशन अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट है, यानी कि जब हमको हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल चुका है तभी वो एक्सप्रेस होगा। तो एक्सप्रेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स। देखो सेम क्वेश्चन 2016 का सेम क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था ना, 2010 में सेम क्वेश्चन आया और सेम क्वेश्चन आपको 2016 में भी आया। मतलब एवरी 5 साल 6 साल में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये मैं बोल सकती हूँ। स्टोर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स हम क्यों यूज करते हैं? बस ऑप्शंस बदल दिया। प्रोडक्ट प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं क्या? नहीं, सिर्फ सीक्वेंस बदल दिया है। प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं क्या? एनारोबिक कंडीशन के लिए यूज करते हैं या ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए? ये मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन नहीं बनाया है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। 2016 और 2010 दोनों साल के पीवाईक्यू में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर में। ऐसे मतलब हर 5 साल 6 साल में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अभी आपको और एक क्वेश्चन देखने मिलेगा जो रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। हम किसी भी चीज को स्टर क्यों करते हैं? उसका गैस एक्सचेंज करने के लिए, यानी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी चेक करने के लिए। नेक्स्ट, which one of the following equipment is essentially required for growing microbes on a large scale for industrial production? अगर आपको एंजाइम, एंटीबायोटिक्स, प्रोटीन्स, विटामिन, ऑर्गेनिक एसिड्स कोई भी चीज लार्ज स्केल में बनानी है तो आपको कौन से डिवाइस की जरूरत पड़ेगी? Which one of the following equipment is required? बताओ। डू वी नीड इंडस्ट्रियल ओवन या स्लज डाइजेस्टर? ये तो सीवेज ट्रीटमेंट में यूज होता है। बीओडी इंक्यूबेटर या बायोरिएक्टर? किस चीज की जरूरत पड़ेगी? टेल मी। यू विल नीड अ बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर में ही हम अपना लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट? तो जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए कमेंट किया है, दे आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA precipitation out of a mixture of biomolecules can be achieved by the treatment with dash। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था अपना। ये देखो, डीएनए प्रेसिपिटेशन पूछा है ना, डीएनए को अगर प्रेसिपिटेट करना है, 2019 में ये क्वेश्चन आया और सेम क्वेश्चन आपको इधर पे भी पूछा था। आइसोलेशन डीएनए में डीएनए प्रेसिपिटेशन हम कैसे करते हैं? 2013, 6 साल के गैप में क्वेश्चन आया है। मतलब एवरी 5 इयर्स 6 इयर्स में सेम क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट होता है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। बताओ, डीएनए प्रेसिपिटेशन करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे? वी विल ऐड चिल्ड इथेनॉल, करेक्ट? सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ओके, अब यहाँ पर आपको ऑर्गेनिजम्स दिए और आपको मैच करना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म से क्या प्रोडक्ट मिलेगा। बैसिलस thuringiensis हमारा पेस्ट रेजिस्टेंस देता है हमको, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो बैसिलस thuringiensis में क्राई प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कैटरपिलर के गट में जाके उसको इनएक्टिव कर देता है। तो ए का आंसर आएगा 4। ए का आंसर 4 चेक करो, आपको आंसर मिल गया। एक ही ऑप्शन राइट है, बाकी भी चेक करो। थर्मस एक्वेटिकस डीएनए पॉलीमरेज, बी का आंसर आएगा 3। डायरेक्ट आंसर मिल गया, आपको आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी यूज करके आंसर मिल गया, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर? अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट 2021 का क्वेश्चन है, हो सकता है कि अभी रिपीट हो जाए। कौन सा प्रोसेस पीसीआर प्रोसेस का एप्लीकेशन नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर? बताओ। डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जीन एम्प्लीफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, क्या आएगा आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर? जीन म्यूटेशन, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, एम्प्लीफिकेशन, ये सब पीसीआर प्रोसेस में हम करते हैं। प्रोटीन में हम पीसीआर का कुछ नहीं करते, मतलब पीसीआर में हम प्रोटीन का कुछ नहीं करते। तो दिस इज द ऑड स्टेटमेंट। नेक्स्ट, Which of the following is a correct sequence of steps in a PCR process? अभी ये तो आपको नींद में भी उठा आना चाहिए, मतलब नींद में उठा के अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए
तो भी आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। पीसीआर प्रोसेस के 3 स्टेप्स कौन से हैं? पहले हम डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते हैं, फिर उसको थोड़ा ठंडा करते हैं ताकि प्राइमर्स अटैच हो जाए, जिसमें आप अनीलिंग प्रोसेस करते हो, और फिर उस प्राइमर के पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है और आपके डीएनए के स्ट्रैंड को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। तो पीसीआर प्रोसेस का स्टेप्स पूछा है, व्हाट आर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन अ पीसीआर प्रोसेस। पहले डीएनए को ब्रेक डाउन करेंगे यानी डीनेचुरेशन होगा, फिर उसको कूल करेंगे, अनीलिंग करेंगे और फिर एक्सटेंशन होगा। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसका टेम्परेचर बताओ मुझे। डीनेचुरेशन का टेम्परेचर बताओ, अनीलिंग का टेम्परेचर बताओ और एक्सटेंशन का टेम्परेचर बताओ। तीनों स्टेप्स कौन कौन से टेम्परेचर पे कंडक्ट किए जाते हैं बताओ कमेंट में, मैं कमेंट देख रही हूँ। यस, कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, तब तक आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। असर्शन में क्या बोला गया है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। डीएनए की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए और प्यूरिफिकेशन के लिए हम पीसीआर प्रोसेस करते हैं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। अपना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, प्लाज्मिड डीएनए आगे पास हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करने के लिए हम रेजिस्टेंट जीन मार्कर यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन दोनों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इंडिविजुअली, दे आर नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर, बट दे बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ पर बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। मतलब दोनों करेक्ट है सिंगल सिंगल, बट दोनों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है, दे आर नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर। ओके, नेक्स्ट, thermostable DNA polymerase used in PCR was isolated from। सेम क्वेश्चन, अभी ये 2023 में आया है ना, सेम क्वेश्चन अपन ने ऊपर भी देखा था। ये देखो किधर गया, 2016 में, 16 में आया, फिर 23 में आया, और इधर पे भी आया ना, ये मैच द कॉलम के फॉर्म में, मैच द कॉलम के फॉर्म में भी आया 2020 में। मतलब 2016, फिर 2020, फिर 2023, 4 साल और 3 साल के ब्रेक में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। मैं आपको यही बता रही हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप जितना पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर इज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस because it has the ability to survive in very high temperature. Next, polymerase chain reaction amplifies DNA following the equation। 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। मुझे बताओ पीसीआर मशीन का नाम क्या है? पीसीआर मशीन का नाम आपको मुझे बताना है, और एक पीसीआर साइकिल कितने मिनट में कंप्लीट होता है, ये भी आप नीचे कमेंट करके बताओ। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। देखो, एक बार में आपको, जब आप पीसीआर प्रोसेस करते हो तो एक बार में आपको मल्टीपल कॉपीज मिलती है। मल्टीपल कॉपीज के लिए हम 2n का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पीसीआर मशीन, एंड एक पीसीआर साइकिल पूरा कंप्लीट साइकिल होने में कितना मिनट लगता है। तो ये आंसर आपको नीचे कमेंट करना है, करो कमेंट, तब तक आगे बढ़ते हैं। 2 bacteria found to be very useful in genetic engineering experiments are dash। एक तो साइंटिस्ट का फेवरेट बैक्टीरिया है, मैं आपको हमेशा से बताते आ रही हूँ। साइंटिस्ट लोगों का जैसे जैसे मम्मी का एक फेवरेट बच्चा होता है, टीचर का एक फेवरेट स्टूडेंट होता है, वैसे साइंटिस्ट का एक फेवरेट बैक्टीरिया होता है। तो साइंटिस्ट लोगों का एक फेवरेट बैक्टीरिया है ई कोलाई। क्यों क्यों फेवरेट है बताओ मुझे नीचे कमेंट करके। वाई ई कोलाई इज फेवरेट फॉर एवरी साइंटिस्ट, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कमेंट करो, मैं नहीं बताऊंगी, आपको कमेंट करना है। तो ई कोलाई तो आएगा ही आएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने ई कोलाई बैक्टीरिया यूज किया ही है। अब ई कोलाई के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पर ई कोलाई नहीं है, ई कोलाई नहीं है, ई कोलाई नहीं है। ई कोलाई के साथ दूसरा, मतलब एस्चेरिशिया के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन है एग्रोबैक्टीरियम। इसके पास टीआई प्लाज्मिड है, तो ये सॉइल बैक्टीरिया में हमने इसको भी यूज किया है प्लांट के बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो ये 2 ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा यूज हुए हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अभी ये सेम क्वेश्चन वापस आगे रिपीट होगा, 2008 में आया ना ये क्वेश्चन, अब ये फिर से आगे रिपीट होगा, देखते जाओ।
रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज अचीव्ड बाय क्लीविंग प्रो डीएनए बाय डैश। अगर मुझे डीएनए को कट करना है, मुझे आरडीएनए बनाना है, तो मुझे ये टारगेट डीएनए को कट करना पड़ेगा और मुझे क्लोनिंग वेक्टर को भी कट करना पड़ेगा। तो कट करने के लिए यहाँ पर हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं बताओ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज अचीव्ड बाय क्लीविंग विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? लाइगेज तो ज्वाइन करने में हेल्प करता है, ये एक्सटेंशन करने में हेल्प करता है, डीएनए को बड़ा करने में, और ये एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को साइड साइड से कट करता है, यहां से और यहां से। हमको एक्सोन्यूक्लियस नहीं चाहिए, हमको एंडोन्यूक्लियस चाहिए, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस की खासियत क्या होती है? ये स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ही कट करेगा, आड़ा टेढ़ा कहीं पे भी नहीं कट मारेगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कट द डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेसेस? देखो 2008 में आया क्वेश्चन, और फिर ये क्वेश्चन, अरे चल 2008 में आया और फिर उसको ही उल्टा करके इधर गया। अरे यार शी, मैंने आंसर ही बता दिया। 2008 में क्वेश्चन आया डीएनए को कट करने वाला एंजाइम, और 2001 में वापस सेम क्वेश्चन आया था, मतलब ये क्वेश्चन 6 साल 7 साल के गैप में रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कट द डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेसेस? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, क्योंकि लाइगेज एंजाइम डीएनए को जॉइंट करता है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को साइड से कट करता है, स्पेसिफिक नहीं कट करता। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम स्पेसिफिक कट मारता है, और फॉस्फेटेज एंजाइम का कटिंग में कुछ काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर यूज्ड टू जॉइन बिट्स ऑफ डीएनए? अभी ये मेरा टारगेट डीएनए है, ये मेरा क्लोनिंग वेक्टर है, मुझे इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है, तो मैं कौन से एंजाइम की मदद से इसको ज्वाइन करूंगी? लाइगेशन करना है। किसकी मदद से हम लाइगेशन करेंगे? मैंने आपको हिंट दे दिया है, बताओ किसकी मदद से हम इसको लाइगेट करेंगे? टेल मी, किसकी मदद से लाइगेशन होगा? लाइगेज एंजाइम की मदद से। किसकी मदद से होगा? लाइगेज एंजाइम की मदद से। ठीक है, चल नेक्स्ट, 2 microbes found to be very useful in genetic engineering are dash. 2 microbes found to be very useful 2008 में आया था क्वेश्चन, फिर से ये क्वेश्चन 2006 में, मतलब 2 साल के गैप में रिपीट हुआ। अभी मैंने पीछे बताया था ना कि साइंटिस्ट लोगों का फेवरेट बैक्टीरिया, तो कौन से ऐसे 2 ऑर्गेनिजम्स हैं जो साइंटिस्ट लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक्सपेरिमेंट करने के लिए? एक तो उनका फेवरेट बच्चा है इकोलाई, और इकोलाई के साथ बोनस में मिल गया एग्रोबैक्टीरियम। तो ये 2 बैक्टीरिया ऐसे हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने किए 20 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट लाइव सेशन में मैं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के कुछ और 20 क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके रखो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको सुबह शाम एमसीक्यूज देते रहूं, ताकि आपका रिवीजन होते रहे और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होते रहे। अब आज हमने जो 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें से शायद ही कोई क्वेश्चन महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में नहीं था। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम टेक्स्ट बुक से ही थे। तो 20 में से आज के आपके कितने क्वेश्चंस राइट थे नीचे कमेंट करो। मैंने जो जो क्वेश्चंस आपको पूछे हैं कमेंट करने के लिए वो कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो लोग भी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए चैनल के साथ जुड़ सके। और जिस बच्चे ने अभी तक अपनी फीस रिफंड के लिए अपना बैंक डिटेल्स नहीं भरा है, प्लीज अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स भर दो, ताकि आप लोगों को रिफंड मिल सके। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।